कैसे हैं आप लोग? व्यथित होंगे, ऊहापोह में होंगे, मैं जानता हूँ, मैं भी हूँ। सारे यूपीएस, पीसीएस और आरओ के स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स सब ऊहापोह में हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर पढ़ा जाए, आंदोलन छोड़ अगर पढ़ाई की जाए, तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से कोई पुख्ता एकदम से सटीक नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो मन में एक संदेह उत्पन्न कर रहा है। पहले क्या होता था, अगर एक दिन पेपर होगा, पिछले ईयर, प्रीवियस ईयर 5-6 साल की कट ऑफ्स को एनालिसिस करके, जब से माइनस मार्किंग लागू हुई है पीसीएस में, आरओ में, तो एक कट ऑफ दिमाग में बन जाती थी कि कट ऑफ मतलब कि अगर मान लीजिए कि जैसे कहा जाता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 95 क्वेश्चंस पीसीएस में सेफ माना गया है, तो बच्चे एस्पिरेंट्स जो होते थे 95 को चलो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान के 100 नंबर, 100 क्वेश्चन को 150 में 100 क्वेश्चन को टारगेट करके वो अपना पढ़ाई करते थे। और उस 150 क्वेश्चंस में ये देखते थे कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री पे मेरी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, मेरी पॉलिटिकल साइंस स्ट्रॉन्ग है, मेरी साइंस स्ट्रॉन्ग है, मेरी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, करंट अफेयर्स में पढ़ लूँगा। तो इस पोर्शन को वो टारगेट ज़्यादा करते थे, ताकि इसमें से अगर 25 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए, तो वो हम कर लें और ये हमसे छूटे ना। और हम इन सबको मिला के कम से कम 100 क्वेश्चन हम लोग टारगेट कर लेंगे। ये फ़ायदा था वन डे वन शिफ्ट एग्ज़ाम में। और पेपर चाहे सरल आए, चाहे कठिन आए, चाहे मॉडरेट आए, अकॉर्डिंग टू आयोग, क्योंकि हम लोगों के लिए कोई पेपर ना सरल है, ना कठिन है, ना मॉडरेट है। हम लोग के लिए वो पेपर होता है सिंपल, क्योंकि वो वन डे वन शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वो सभी के लिए वो स्तर समान है। तो इंसान टारगेट करके पढ़ता था, तो इस हिसाब से उसकी पढ़ाई फिर वहाँ जाके वो उसी हिसाब से वो स्कोर करता था। लेकिन अब क्या है, जब से 2 शिफ्ट में पेपर हो गए, पहली बात तो ये नहीं कन्फर्म है कि हम 7 को जाएंगे कि 8 को जाएंगे। 41 सेंटर बना रहे हैं पहले से कम। ये भी नहीं कन्फर्म है कि हमारा सेंटर दूर पड़ेगा कि ज़िले के बगल पड़ जाएगा, होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं हम, ये दिक्कत है। दूसरी बात कि सरल आएगा कि कठिन आएगा, ये बच्चों के दिमाग में है ही नहीं। बच्चों के दिमाग में ये है कि कौन सा सरल आएगा, कौन सा कठिन आएगा, हमें कौन सा मिलेगा, इस पर कोई प्रॉब्लम, इस पर बात ही नहीं है कोई। क्योंकि जो हमको मिलेगा वही लगेगा कि दूसरे का वाला सरल था, मेरा वाला टफ था। क्यों? क्योंकि ये जीएस का क्वेश्चन है। इसमें 150 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के हैं, जनरल स्टडी। कृपया सुन लिया जाए। जो लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक साइंटिफिक तरीका है, नीट से कंपेयर कर रहे हैं ना, जेई से कंपेयर कर रहे हैं। नीट और जेई का जो पेपर है वो आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो ये जॉब का एग्ज़ाम, और वैसा जॉब सर्विस, इसको प्लीज़ हल्के मत लीजिए। ये पीसीएस और आरओ जो ऑफिसर पोस्ट है, जो बाद में नीति निर्माण करेंगे, जो लोग इस पोस्ट से जो लोग बनेंगे अधिकारी, गवर्नमेंट चलाएंगे, यूपी सरकार चलाएंगे, ये बांध दिया जाए दिमाग में, लोग डाल लें। नीट और जेई का जो पेपर है टफ होता है, मेरे भी छोटे भाई लोग दिए, लेकिन उसमें एक ये रहता है कि अगर आपका नंबर थोड़ा कम आया तो आपको कॉलेज मिल जाएंगे। आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे तो आपको सेमी गवर्नमेंट मिल जाएंगे, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। तो उसमें एक दिक्कतें उनको भी प्रॉब्लम है, मैं जान रहा हूँ, देखा हूँ, लेकिन उसमें एक कुशन होता है कि आपको कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा। चलो इतने भी आए तभी मिल जाएगा, इतने भी आए तभी मिल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये जॉब है, ये सर्विस है पहली बात तो। और कोई वन डे और कोई एक पेपर से आपको सर्विस नहीं मिल रही है। पहले आप प्री देंगे, फिर आप मेंस देंगे, फिर आप इंटरव्यू देंगे। हर स्तर पे स्टूडेंट्स को फाइट करनी है, जो अब तक चलता आ रहा था। तो अब यही प्रॉब्लम है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। और नॉर्मलाइजेशन है क्या कि मान लीजिए सपोज दैट किसी एक पहली शिफ्ट में सारे बच्चों का टोटल मिला लिया जाए, तो टोटल नंबर आ रहे हैं, समझ लीजिए 1000। सारे बच्चों का, सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स मिला के 1000 आ रहा है। और टोटल बच्चे कितने बैठे थे? 100 बैठे थे। तो एवरेज क्या निकला? 10। ठीक है। और अगर दूसरे शिफ्ट में अगर समझ लीजिए अगर 1200 टोटल पूर्णांक हो रहा है सारे बच्चों का,
और बच्चे बैठ रहे हैं 80, तो एवरेज कितना निकला? 15%। तो ये माना जाएगा कि सेकंड शिफ्ट वाला पेपर सरल था, फर्स्ट शिफ्ट वाला कठिन था, क्योंकि उसमें 10 एवरेज आ रहा है, इसे 15 आ रहा है, 15 नंबर ज़्यादा है, इसलिए ये कठिन, इसलिए ये सरल पेपर था। ये लॉजिक है। सारा खेल स्टूडेंट्स को जो स्प्लिट किया गया है ना, वो है, ये खेल किया गया। और जब रिजल्ट आएगा, जो बच्चे स्प्लिट हुए हैं ना, जो फायदे में होंगे वो शांत रहेंगे, जो घाटे में रहेंगे फिर वो क्वेश्चन करेंगे। ये आपस में बांटने की भी एक तरीका है। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं। और ये है PCS ROA। इसमें GS के क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन जो GS के हैं उससे कट ऑफ बनेगी। पहली बात तो इसमें CSAT होगा, फर्स्ट शिफ्ट में अलग CSAट आएगा, सेकंड में अलग CSAट आएगा, जिसमें 33% पाना कंपलसरी है। और वो जो 33% है वो कट ऑफ नहीं बनाती है, उसका नॉर्मलाइजेशन में कोई भी रोल नहीं होगा। और जिस हिसाब से CSAT के क्वेश्चंस बन रहे हैं इस समय, वो कठिन बन रहे हैं हिंदी मीडियम और जो ह्यूमैनिटीज़ के, हिंदी मीडियम गलत, ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन उससे कोई भी हम लोगों का क्वेश्चन नहीं है। वो 33% हम लोग को आना चाहिए, वो है, वो सही है। उसमें आयोग ठीक है, क्वेश्चन टफ बनाती है, उसमें हम लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है उनसे। लेकिन बात यह है कि उसमें भी तो कोई CSAT ज़्यादा कठिन आ जाएगा, कोई CSAT ज़्यादा टफ सरल आ जाएगा, तब तो वो 33% सबको पास करना है। पता लगा कोई CSAT में फेल हो गया, उसी सरल पेपर में जिससे कट ऑफ बन रही है 15 का एवरेज जो आ रहा है, उसी का CSAT कठिन आ जाएगा, तो क्या होगा? तो ये सब बहुत मैटर है। ये जो ये मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, ये सब जो क्वेश्चन से जो कट ऑफ बनते हैं, उससे ये पेपर बहुत अलग है। इसमें GS के क्वेश्चन बनेंगे। मानसूनी हवाएं को पूर्व से पश्चिम बताइए, को अरेंज करिए। दूसरे में पूछ लीजिएगा मानसून हवाएं को पश्चिम से पूरब करिए। पूरब से पश्चिम नहीं पूछेगा, पश्चिम से पूरब एक पूछेगा। अब कौन सा कठिन है, कौन सा सरल है? जिसको आता रहेगा उसके लिए सरल है, जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन है। अब पता लगा जो 15 वाला जो एवरेज आ रहा है, उसमें कोई बच्चा 120 क्वेश्चन सही किया, एकदम ब्रिलियंट है, लेकिन बच्चे कम है, सॉरी बच्चे ज़्यादा है, तो बेचारा वो तो 90 तक आ जाएगा। और जो सरल बता रहे हैं, जो कठिन बता रहे हैं, उसमें कोई बच्चा अगर 80 क्वेश्चन भी किया लेकिन बच्चे कम आ गए उसमें, तो वो उसका एवरेज 100 चला जाएगा। ये कौन सा लॉजिक है भाई? क्योंकि अब मैथ्स में क्या होता है कि फॉर्मूला बेस्ड अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो वो सरल माना जाएगा, जो साइंटिफिक रूप से सही भी है। और अगर एनालिटिक्स, अगर उसे घुमा के पूछ लिया गया, उससे अगर एनालिटिकल पूछ लिया गया, तो वो कठिन माना जाएगा। तो मैथ्स में, रीजनिंग में माना जा सकता है पेपर कठिन बना है, उसमें एक साइंटिफिक तरीका होता है। लेकिन GS में नहीं चलेगा मेरे बाबू। सुन लीजिए सरकार जी, प्रशासन जो भी कर रहा है, प्लीज़ सुन लीजिए बच्चों की बात। इसमें आप नहीं कर सकते, कोई भी तरीका है। तो बच्चे हाई कोर्ट जाएंगे जो नहीं चाहते हैं, वरना अब तक पहुंच गए होते, क्योंकि भर्ती लटक जाएगी। हम लोगों को पेपर देना है, पेपर दे के ही नौकरी पानी है। आपसे नौकरी छीना नहीं जा रहा है, हक मांगा जा रहा है। इसको प्लीज़ सुनिए। और इसको पॉलिटिकल एजेंडा क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि अगर पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया जाएगा तो सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो इसको अपने ईगो पे ले लेगी, और जो नहीं लेना है, क्योंकि हम आंदोलनकारी नहीं हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वजह से कुछ लोग आए थे उसको भ्रमित करने, आंदोलन में घुसे थे, पर उनको हटा दिया गया। और मैं देख रहा हूँ कि इस समय मीडिया में चल रहा है कि जितने भी प्रवक्ता आ रहे हैं, जितने भी लोग मीडिया वाले कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट लोग बैठेंगे, वो लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे, पेपर्स बनाते हैं। ये मेरा ये कहना है कि ये बताइए, जो भी स्टूडेंट्स पहले से पेपर दिए हैं, 3-4 पेपर दिए होंगे, जितनी बार आयोग ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से कम 10 क्वेश्चन तो हमेशा से वो माइनस किया, डिलीट किया है अपने रिजल्ट से, क्योंकि वो उसके सटीक आंसर गलत देते हैं वो लोग। 150 क्वेश्चन में कभी 143 में कट ऑफ बन रही है, तो कभी 142 में बन रही है। इसका मतलब कि
क्वेश्चन ही उनके स्पेशलिस्ट जब क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो वो कट ऑफ कैसे डिक्लेयर करेंगे, और ये नॉर्मलाइजेशन जैसी जटिल तरीके को वो कैसे ठीक कर सकते हैं? स्पेशलिस्ट बने घूम रहे हैं। आयोग कभी 100 स्पेशलिस्ट को बाहर करता है, कभी 100 को बाहर करता है, कभी 50 को बाहर कर दिया। देखिए ना, जब आर का पेपर जो रद्द हुआ है, जो लीक हुआ था 11 फरवरी को जो हुआ था, उसके बाद आयोग ने एक्शन लिया, अपने कम से कम 120 या 130 स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन बनाते हैं उनको बाहर किया। आपके पास जब ऐसे स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन पेपर नहीं बना पाते अच्छे से, जो आंसर नहीं निकाल पाते उसका, वो नॉर्मलाइजेशन क्या करेंगे? दूसरी बात, जब 2 शिफ्ट में पेपर बनेगा, और ये हम लोग मान के चलते हैं कि जब हम लोग को 100 कट ऑफ पार करनी है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस माइनस होंगे, इसलिए हम लोग उसको 105 लेके चलते हैं, क्योंकि 105 का 100 में से जो 105 का 5 क्वेश्चन है ना, वो खाली आपके स्पेशलिस्ट के कारण है, क्योंकि हम लोग मान चलते हैं कि वो डिलीट होगा। डिलीट होने के बाद अगर वो 5 मेरे माइनस हुए तो कम से कम 100 तक आ जाए हम लोग। ये दिमाग में प्रेशर रहता है हम लोगों के, वो पहले से ही कहीं ना कहीं अघोषित नॉर्मलाइजेशन चलता है आपकी स्पेशलिस्ट की वजह से। जो क्वेश्चन बना रहे हैं सब्जेक्ट के स्पेशल को आपने बैठाता है, प्रोफेसर साथ सब बनाते, क्वेश्चन नहीं बना पाते आप लोग। बात करते हैं, और 2 शिफ्ट में पेपर बनाएंगे तो किसी एक शिफ्ट में आप समझ लीजिए 5 क्वेश्चन माइनस किए, 145 हुआ उसमें, और किसी में आपने 6 माइनस किए, 7 माइनस किए, 2 माइनस किए, 47 हो गया अर्थात। ऐसा तो हो सकता है कि पहले में 5 हुए तो दूसरे में भी 5 माइनस करने पड़ेंगे, मतलब कि सही क्वेश्चन में माइनस करेंगे आप, क्योंकि जब आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो सेम पे करेंगे, क्वेश्चन सेम होना चाहिए। कैसे करेंगे आप? 145 है किसी में, आप उसको 145 कैसे करेंगे? 46 करेंगे, 47। तो आप किसी में 148 क्वेश्चन पे कट ऑफ बना रहे हैं, दूसरे फर्स्ट पाली में या सेकंड पाली में आप 145 से बना रहे हैं, तो कैसे बराबरी हुई नॉर्मलाइजेशन की? आप कैसे उसको करेंगे? और आप तो इगोइस्ट हैं, फाइनल आंसर की आप देते नहीं हैं, कॉपी रिलीज आप करते नहीं हैं। जब आरटीआई लगाई जाए तो आप 6-6, 7-7 महीने, 3-3, 4-4 महीने बाद आप आरटीआई का वो करते हैं कि आइए आप 3-4 महीने बाद आके आप कॉपी चेक करिए। जब स्टूडेंट्स को तत्काल जरूरत पड़ती है कि मैं अपना स्कोर देखूँ, आरटीआई लगाऊँ, मैंने भी आरटीआई लगाया, मेरे मित्र लोग भी आरटीआई लगाए अपनी मेंस की कॉपी देखने के लिए, जब देखने गए तो समझ में नहीं आया नंबर कैसे मिल रहे हैं। किसी में निष्कर्ष लिखा हूँ तो उसमें नंबर नहीं मिल रहा है, किसी में निष्कर्ष नहीं लिखा हूँ उसमें नंबर मिले हैं मुझे अच्छे। तो क्या समझे कि निष्कर्ष जरूरी नहीं, वो तो अलग तरीके हैं, सब सिर्फ मनमानी है इन लोगों की। आंदोलन जायज़ है, कृपया भ्रमित ना हो, कोई भी पॉलिटिसाइज नहीं हो रहा है, हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं। हमारा बस यही अनुरोध है कि कृपया करके सरकार या आयोग इसको समझे, क्योंकि जो सभी लोग छात्र होते हैं, और आयोग के जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, सचिव जी हैं माननीय, वो लोग भी सिविल सर्विसेज देकर ही वहाँ बैठे हैं। कृपया करके समझिए दर्द सबका। नॉर्मलाइजेशन घातक है, और अगर हम छात्रों की ये मजबूरी है, अगर हम लोग नहीं आंदोलनरत हुए, अगर हम लोग अपनी बात नहीं मनवाएं आप लोगों से, तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा, और हम लोग नहीं चाहते हैं। इसका दर्द पता है, प्लीज़ बात सुनिए। और मेरा ये कहना है कि जो बच्चे वहाँ बैठे हैं इलाहाबाद में, मैं खुद इलाहाबाद से हूँ, मैं खुद आंदोलन में गया था, और हम एक हैं, हम लोग ऐसे ही एकता बनाए रखेंगे, एकदम शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे। ना हम लोगों को कोई भी, हम लोग जो स्टूडेंट्स हम लोग बैठे हैं, खुद ही खाने की व्यवस्था, खुद ही पानी की व्यवस्था, वहाँ पे लेटने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हम लोग खुद कर रहे हैं। कहीं से भी हम लोग की फंडिंग नहीं हो रही है। जो चल रहा है कि बाहर से फंडिंग आ रही है, वरना 3-3 दिन ये लोग रात में कैसे रुक रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, बिना फंडिंग का नहीं होगा। हम लोग खुद उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इसको प्लीज़ पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाया जाए। और पुलिस हम लोग के सहयोग के लिए ही खड़ी है। अगर हम लोग कोई भी उसमें उपद्रवी कार्य कृत्य नहीं करेंगे तब तक, सिंपल।
और हम लोग को पता है कि कैसे आंदोलन करना है, कैसे नहीं करना है। हम लोग का एक मेंस में सब्जेक्ट भी है एथिक्स का, हम लोग उसको पढ़े हैं। कृपया करके इतना हम लोग को ज्ञान ना दिया जाए कि आंदोलन कैसे किया जाता है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। कोई आके ये ना समझाए। हम लोगों को तरीका पता है, संवैधानिक तरीका पता है। अगर बात नहीं मानी तो न्यायालय का दरवाज़ा खोले कि वो नहीं जाना चाहते हम लोग, वो बहुत ही ज़्यादा लंदी हो जाएगा और भर्ती लटक जाए, और लटकना कोई नहीं चाहता। फेयर होना चाहिए, 1 डे 1 एग्ज़ाम 1 शिफ्ट, और नो नॉर्मलाइजेशन इन यूपी पीसीएस एंड आरओ। जब सरकार ने एसओपी बनाई उसमें खुद उसने लिखा है कि आयोग अपने पेपर को 1 दिन में करा सकता है। तो क्या प्रॉब्लम आ गई, आप कराइए ना। अभी तक तो एक ही दिन में हो रहा था पेपर, क्या सारे पेपर आउट हो गए? और पेपर जो आउट हुए हैं वो स्कूल से नहीं आउट हुए हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस से आउट हुए हैं। जिन लोगों को आपने ठेका दिया था, गुजरात की कंपनी थी, वो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट हुए हैं। उसने पेपर बांट दिए प्रिंटिंग प्रेस ने, तो वो सेंटर से जब आउट ही नहीं हुए हैं तो आप क्यों ये माहौल बना दे रहे हैं कि सेंटर में हम लोग इसलिए कम रखें कि पेपर आउट हो जाए, पेपर ना आउट हो। ये तो गलत ही एकदम से तरीका आप बता रहे हैं। और दूसरी बात ये हो रहा है कि हम इसलिए शिफ्ट में करा रहे ताकि पेपर ना आउट। भैया, शिफ्ट का पेपर आउट होने से क्या मतलब है? जो ईमानदार नहीं है अपने पेपर को लेके, जो पेपर आउट कराता है, जिसके पास पैसा है पेपर आउट कराने का, वो तो किसी भी शिफ्ट में जाके पेपर आउट करा सकता है। यूपी पुलिस का पेपर जो आउट हुआ था वो भी तो शिफ्ट में हुआ था। जब 2 दिन हुआ था 4 शिफ्ट में, तो वो भी तो पेपर आउट हुआ था, शिफ्ट में ही तो हुआ था। यही तो उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने ही उसकी व्यवस्था करवाई थी। तो शिफ्ट का पेपर आउट से कोई भी लिंक नहीं है। कृपया करके ये सब लोग जान लें। जो छात्र मीडिया में बयान दे रहे हैं, जो अच्छी बात है, देना चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए। अगर कोई मीडिया वाला ये कहे कि जो शिफ्ट वाला बात की गई है उसका पेपर आउट से प्रशासन बता रही कि ना हो, ये बताइए कि पुलिस का पेपर जो हुआ था वो भी तो शिफ्ट में हुआ था, वो भी तो आउट हुआ। शिफ्ट का आउट होने से कोई मतलब नहीं है। और जो पेपर आउट करवाएगा, जिसके पास पैसा है, वो किसी भी शिफ्ट में जाके पेपर आउट करवा सकता है। उसके पास इतनी अगर ताकत है पैसा देने की तो कहीं भी दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो तरीके से हर चीज़ में इतनी तगड़ी सिक्योरिटी कर दे कि पेपर आउट ना। अब क्या बताया जाए। और दोबारा ये लोग जो पुलिस का पेपर करवाए हैं उसमें हमको पता है पुलिस प्रशासन का सिर्फ उस समय एक ही काम रह गया था, पेपर कराना। हर थाने के थानादार को ये बता दिया गया, तो इसलिए वो अच्छे से हो गया। जो 3-4 दिन तक चला, जो काबिल तारीफ़ है, उसमें अच्छी बात है, उसका विरोध नहीं। लेकिन ये पीसीएस का पेपर और आरओ का पेपर अलग है। इसमें जीएस के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें कठिन और सरल का कोई भी मानकीकरण नहीं हो सकता। आप सरल कठिन नहीं कर सकते, कोई भी साइंटिफिक तरीका इसका नहीं है। प्लीज़ इसको मानिए, इसको समझिए, और जहाँ जहाँ मेरा वीडियो जाए कृपया करके समझिए। और अगर मैंने कुछ गलत बोला है, अगर मैंने कुछ गलत लोगों को सलाह दी है वीडियो में, कृपया करके कमेंट बॉक्स हमको बताइए क्या मैंने गलत बोला, क्या नहीं बोला है। कमेंट बॉक्स खुला है, आलोचना सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और छात्र एकता जिंदाबाद। जय हिंद।